नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखी देश की। उन्होंने वैक्सीन को लेकर तमाम अहम बातें यहां पर सामने रखी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को जब तक वैज्ञानिक आधार पर परखा नहीं जाएगा, तब तक इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया नहीं जाएगा। पहले जांच की जाएगी कि लोगों के लिए सुरक्षित है, उसके बाद ही वैक्सीन दी जाएगी। कितनी डोज होंगी, कितनी कीमत होगी, इस पर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किससे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के ये मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ चंडीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। लेकिन गोपी घांगर का सबसे पहले रुख करते हुए, गोपी, जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, आज जब वहां के सीएम ने इस पूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, क्या दिक्कतें बताई उन्हें, इस पर कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जब इस पूरे मामले को, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से गुजरात में फैल रहा है, सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे अहम होता है हॉस्पिटलाइजेशन। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने प्रधानमंत्री को कहा कि गुजरात के पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल है। करीब 45,000 बेड फिलहाल खाली है पूरे गुजरात के अंदर। तो अगर मरीज आते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही डिसाइड की है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो डोर स्टेप पर किस तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट दी जाए, क्योंकि कोरोना के अंदर जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है उन लोगों के लिए होम आइसोलेशन भी रहता है। तो वैसे में जो 104 सर्विसेज है या फिर धन्वंतरी सर्विसेज है वो किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में भी जानकारी दी। होम आइसोलेशन में क्या क्या प्रोटोकॉल है, ये सारी चीज़ों की ब्रीफिंग दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक करीब 11 लाख लोगों की कोरोना टेस्ट
टेस्टिंग हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि जो टेस्टिंग है उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए। तब जो 23 नवंबर यानी कल अकेले एक ही दिन में 70,000 जितने कोरोना टेस्टिंग किए गए हैं। सारी चीज़ों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। साथ ही जो कोरोना की टेस्टिंग है, साथ ही चाहे वो RT-PCR टेस्टिंग हो या एंटीजन टेस्टिंग हो, ये सारी टेस्टिंग को बढ़ाने की भी बात इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि वैक्सीन को लेकर, तो वैक्सीन का जो परीक्षण है वो अब गुजरात में शुरू होगा। करीब 1,000 लोगों पर अहमदाबाद की जो 16 सिविल अस्पताल है वहां पे इसका परीक्षण किया जाएगा और उन 1,000 लोगों का एक पूरा लिस्ट तैयार किया गया है जो वैक्सीन आज या कल में गुजरात के एयरपोर्ट पर आ जाएगी। लौटूंगी मैं आपके पास गोपी, और इस बीच हरियाणा की भी बात करेंगे, जहां के CM मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री ने उनसे आगे की रणनीति को लेकर मशवरा भी मांगा। एक संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से जी ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए जी, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेवादी तो जी। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? 26 तारीख से जितने भी NCR के बड़े शहर हैं, 6 जिले खास करके, उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार, सोनीपत आ गया। तो इन 6 जिलों में सोशल गैदरिंग के नाते, चाहे वो पारिवारिक है, विवाह शादी है, या कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है, किसी प्रकार की गैदरिंग में कोई भी जो हॉल, कम से कम जहाँ 100 की संख्या का स्पेस है, तो वहाँ 50 लोग ही एकत्र होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ओपन में अगर करना होगा तो 100 लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जिलों में किसी इंडोर में करना होगा तो 100 की संख्या तय की है, ओपन में करना होगा तो 200 की संख्या तय की है। ये परसों 26 तारीख से ये नियम लागू हो जाएगा। तो हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे आप। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, 6 जिले यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने गिनाए जहां पर पब्लिक गैदरिंग्स पर कितनी संख्या में लोग शामिल हों, इस पर अब लिमिट लगाई जाएगी। लेकिन कोई और प्रोटोकॉल है जिसके तहत अब और ज्यादा सख्ती से काम लिया जाएगा? क्योंकि हरियाणा में भी वाकई जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता पैदा होती है, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आंकड़े तो हम देख पा रहे हैं, प्रयास किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे वो बताइए। देखिए नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मुख्यमंत्री अभी बता रहे थे कि जो हरियाणा के ये जो जिले हैं NCR के, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, बहादुरगढ़, ये वो इलाके हैं जो दरअसल बिल्कुल आप इन्हें दिल्ली का ही एक हिस्सा एक तरीके से मान लीजिए, अगर बीच में बाउंड्री ना हो। और दिल्ली में इस समय कोरोना विस्फोट हुआ पड़ा है, तो लाजमी है कि इनका असर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़ में होना लाजमी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने इन जिलों के लिए अलग से थोड़े नियम बनाए हैं, जिसमें गैदरिंग की बात है, गैदरिंग में जो संख्या थी उसको कम कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के गृह मंत्री ने कल ही ऐलान किया था कि अगर लोग नहीं मानेंगे, अगर मास्क नहीं लगाएंगे, तो सरकार एक बार सख्त रवैया अपना सकती है और एक बार फिर से स्टेट में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। और रही आज की प्रधानमंत्री से मीटिंग की बात, तो उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम वो अपनी रणनीति बताई है जिसके तहत आने वाले समय में कोरोना पर रोक थाम लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो सरकार से मांगे थी वो भी बताई है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो वेंटिलेटर्स हैं, ICU हैं, हॉस्पिटल्स के बेड्स हैं, उनकी फिलहाल स्थिति क्या है और आगे सरकार से क्या मदद चाहिए, इस तरह की बातें इस मीटिंग में हुई हैं। तो क्योंकि दिल्ली और जो NCR है हरियाणा का, वो बिल्कुल एक ही हिस्सा है और दोनों में ही एक्शन रिएक्शन एक जैसा होता है, तो सरकार के लिए चंडीगढ़ से ज्यादा चिंता जो दिल्ली से लगते हुए इलाके हैं, और इन्हीं को लेकर सरकार ने नए नियम और कानून बनाए हैं। और ये भी कहा गया है कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें अब बदला जा रहा है, क्योंकि आंकड़ों में लगातार
इजाफा हो रहा है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, कई देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े इस वक्त चिंता का विषय बने हुए हैं। महाराष्ट्र उनमें से एक राज्य है। इस वक्त कमलेश सुतार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, महाराष्ट्र के आंकड़े भी डरा रहे हैं, वो भी कम नहीं है। यही वजह है कि 3 राज्यों से आ रहे जो लोग हैं उन्होंने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी अगर वो मुंबई एयरपोर्ट पर या फिर मुंबई रेलवे स्टेशन पर दाखिल होते हैं। ऐसे में क्या लगता है आने वाले वक्त में इन नियमों में और सख्ती की जा सकती है? कुछ ट्रेनों को बंद किया जा सकता है, कुछ ऐसे शहर हो सकते हैं या राज्य हो सकते हैं जहां से फ्लाइट्स को भी रोका जाए? पहले तो जिन 4 राज्यों का जिक्र किया, गुजरात, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, इन 4 राज्यों से जो भी प्रवासी आएंगे मुंबई में उनके लिए नए निर्बंध लागू किए गए हैं। सबसे पहली बात मतलब जो एयर ट्रैवलर्स है, रेलवे ट्रैवलर्स है और बाय रोड आने वाले जो ट्रैवलर्स है उनके लिए अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पर इशू कर दी गई है। जो एयर ट्रैवल करेंगे उनके लिए 72 घंटे पहले टेस्ट लेना, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेना मैंडेटरी होगा, अनिवार्य होगा। जो ट्रेन से ट्रैवल करके महाराष्ट्र में पहुंचेंगे उनके लिए भी 96 घंटे पहले अराइवल के कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया। और साथ ही साथ जो रोड से ट्रैवल करेंगे, स्टेट में आएंगे, तो हर स्टेट्स को यह हिदायत दी गई है कि स्टेट बॉर्डर्स पे इसका चेकिंग किया जाए और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लिया जाए। ये हुई एक बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में 2-3 अहम चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें सबसे पहला था कि महाराष्ट्र ने एक टास्क फोर्स बनाया है। महाराष्ट्र के तकरीबन 12 करोड़ की जो आबादी है उसके लिए किस तरह से जो वैक्सीनेशन आएगा उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए क्या अपडेट्स है। साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला के साथ भी मुख्यमंत्री लगातार संपर्क बनाए हुए, इसका अपडेट दिया गया। और दूसरी अहम बात जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कही, उन्होंने ये कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने से रोका जाना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां विशेषकर महाराष्ट्र में जिस तरह से हर चीज को लेकर रास्ते पर उतर रही है, आंदोलन कर रही है, जिसके चलते शायद संक्रमण बढ़ सकता है, तो उन्हें रोकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक बैठक ले इन सभी राजनीतिक दलों के साथ और मामले की गंभीरता समझाए ताकि आने वाले दिनों में संक्रमण ना बढ़े। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं निशाना महाराष्ट्र की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को था। उद्धव ठाकरे का राजनीति का जिक्र प्रधानमंत्री कर भी रहे थे कि राजनीति इस महामारी को लेकर की जा रही है और ये वो सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कैसे इस राजनीति को रोका जाए। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।